2 या 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के आएंगे ही आएंगे। 110% आप इसको लिख लें। हेलो एवरीवन, सो अगेन वी आर बैक विद अ सेकंड वीडियो ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। आप स्टेट बोर्ड से हैं, आप आईसीएसई बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, अगर आप इन डिटेल नोट्स को गो थ्रू करेंगे डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग मोर देन 95% इन योर एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने चैप्टर 1 में आपको पढ़ा दिया था, वीडियो मैंने लगा दिया, आप इसको देख लेना। चैप्टर 1 करना जरूरी है चैप्टर 2 करने से पहले। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने उसमें डिफरेंस बताया था और जो हमारी बेसिक टर्म्स है। उसके बाद आता है हमारा ये चैप्टर क्या है। सबसे पहले दिस चैप्टर बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। कुछ टर्म्स होती हैं, अगर हमें किसी भी चीज को सोल्व करना है तो उसके लिए हमें टर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली टर्म क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक का मतलब होता है देश की बाउंड्री। जो हमारा इंडिया का मैप है वो ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सिर्फ नहीं आएगा। Domestic territory refers to the geographical territory administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely। इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर, जो हमारे देश की बाउंड्री है इंडिया का, वो तो आएगी। दूसरी चीज, जो हमारे शिप है, एयरक्राफ्ट है, जो हमारे देश के है, किसी दूसरे देश में उड़ रहे हैं, तो वो भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाई जाएगी। हमारे देश की एम्बेसी जो दूसरे देश के अंदर है वो हमारे देश की इंक्लूड होगी, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। हमारे देश के जो कंसुलेट्स हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स है किसी दूसरे देश में, वो हमारे देश की होगी। और अगर किसी दूसरे देश की हमारे देश के अंदर है तो हमारे देश के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाई जाती। अब क्या चीज आप इंक्लूड नहीं करेंगे भाई? दूसरे देश की फॉरेन एम्बेसी है, कंसुलेट्स है, हमारे देश के अंदर नहीं होगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर हमारे देश के अंदर है इनकी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है हमारा? नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब है एक ऐसा पर्सन, एनी पर्सन हु ऑर्डिनरीली, मतलब अपनी मर्जी से, रिजाइड्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री एंड अर्न्स एंड स्पेंड्स ओवर देयर ओनली फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। कहने का मतलब है अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से किसी देश में रह रहा है, कमा भी रहा है, खा भी रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट। अब मैं जैसे दुबई घूमने गया तो मैं वहां पे कमाने और खर्च करने के पर्पज से थोड़ा ना गया हूं, मैं तो घूमने गया हूं। वहां पे वापिस आ जाऊंगा तो मैं वहां का नॉर्मल रेजिडेंट कहला ही नहीं जाऊंगा। अगर मैं वहां पे 1 साल से ज्यादा भी रह गया, अगर मेरा वहां पे पर्पज रहने का है ही नहीं, तो मैं वहां पे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाया जाऊंगा, मैं नॉर्मल रेजिडेंट होऊंगा इंडिया का। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट जो हमारे इंडियंस है, हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। जो फॉरेनर्स रेजिडेंटिंग फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर हम 1 साल से ज्यादा किसी देश में रह गए, कमाए भी वहीं और खाए भी वहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वहां का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। इंडियन सिटीजन जो फॉरेन एम्बेसीज के अंदर लोकेटेड हैं, वो हमेशा वहीं पे काम करते हैं, वहीं पे कमाते हैं, वहीं पे खाते हैं, और वो 2-3 महीने की जॉब नहीं होती उनकी, लाखों साल उनकी जॉब होती है, कई सालों की, लाखों रुपए वहां पे वो कमाते हैं। तो इसको आप नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड क्या नहीं करना? अगर कोई फॉरेन रेजिडेंट हमारे देश के अंदर आया घूमने, कुतुब मीनार देखने आया, ताजमहल देखने आया, राइज एकेडमी देखने आया, तो उसको आप इंक्लूड करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने के लिए आ रहा है। फॉरेन डिप्लोमेटिक स्टाफ, यानी अगर कोई किसी को रोल दिया जाता है रॉ के अंदर, या फिर कोई IAS है किसी के अंदर, किसी कंट्री के अंदर जा रहा है अपना कोई टारगेट कंप्लीट करने के लिए, उसको भी आप इंक्लूड नहीं करते। तीसरा है इंडियन रेजिडेंट जो फॉरेन एम्बेसीज के अंदर वर्क कर रहे हैं, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। और जो हमारे फॉरेन शिप्स के अंदर क्रू मेंबर्स होते हैं, टेम्परेरी काम करते हैं, वो भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। फैक्टर इनकम क्या होता है बच्चे? फैक्टर इनकम का मतलब है जब हम किसी को कोई सर्विस दे या कोई गुड्स दे दे और उसके बेसिस पे हमें पैसे मिल जाए, इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? जब हमें फ्री में कोई चीज मिल जाए, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें गिफ्ट देते हैं, कोई बाहर देश से हमें कोई चीज दे दी, किसी ने गिफ्ट दे दिया, सरकार हमें पेंशन देती है, सरकार हमें सब्सिडीज देती है, सरकार हमें स्कॉलरशिप देती है, आप इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। जैसे कि अगर हमने वेजेस, सैलरीज, रेंट पर इंटरेस्ट, प्रॉफिट कमाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम। और अगर हमें कोई चीज फ्री में मिल गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इनकम। फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स वो होते हैं जो 2 पर्पस के लिए, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं, उसको आप बोलते हो फाइनल गुड्स। जैसे कि अगर मैं दूध लेके आया, मैंने दूध पी लिया, तो इसको हम बोलेंगे फाइनल गुड। मैं दूध लेके आया, मैंने उसके अंदर केसर डाल दिया, मैंने बेच दिया, 20 रुपए का दूध 40 रुपए का बेच दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल गुड। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं,
जैसे कि अगर एक फ्लावर यानी आटा बेकरी वाले ने यूज किया तो इंटरमीडिएट गुड है। स्टील अगर कार मैन्युफैक्चरिंग वाले ने यूज किया तो आप वो भी इंटरमीडिएट गुड है। तो इसके अंदर आपको डबल काउंटिंग कभी भी नहीं करनी, जो मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको पढ़ाई थी। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या है? कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स हैं जो हम खाते हैं, तुरंत खाते हैं और वो हमारे शरीर में लग जाता है। या फिर जैसे हम एसी कंज्यूम करते हैं, एसी जो है हमारे घर में एसी लगी रहती है, हम उससे हवा ले रहे हैं तो हम कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली। एक होता है कैपिटल गुड्स जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, हम उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदते हैं। जैसे कि मैंने एक बिल्डिंग बना दी, उसके अंदर मैंने किराएदार छोड़ दिए, उससे हमारा 20 लाख रुपए का रेंट आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स बोलेंगे। कंज्यूमेबल गुड्स हमारे वो होते हैं दो तरीके के, ड्यूरेबल जो काफी सालों तक चले जैसे टीवी और फ्रिज, नॉन ड्यूरेबल जो 1-2 दिन 5 दिन में खत्म हो जैसे ब्रेड और मिल्क। उसके बाद आते हैं हमारे स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक का मतलब क्या है? कोई चीज जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नापी जाती है, जैसे कि मेरी जेब में कितने पैसे, इसको हम बोलेंगे स्टॉक। फ्लो क्या होता है? जो चीज फ्लो करती है, या तो इंक्रीज होगी या तो फिर डिक्रीज होगी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? फ्लो बोलते हैं। जैसे कि मेरी जेब में 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कितने पैसे थे, घटे भी थे बड़े भी थे, घटे भी थे बड़े भी थे। टंकी के अंदर कितना पानी है, स्टॉक है। टंकी के अंदर सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कितना पानी था, फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, तो स्टॉक वेरिएबल होते हैं हमारे जैसे वेल्थ, कैपिटल, 31 मार्च को इन्वेंट्री कितनी थी, मनी हमने कितना सप्लाई किया। और फ्लो वेरिएबल होते हैं जैसे हमारी इनकम बढ़ती है घटती है, आउटपुट बढ़ता है घटता है, एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं घटते हैं, सेविंग्स हमारी बढ़ती है घटती है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? फ्लो वेरिएबल। ग्रोस और नेट, ग्रोस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, नेट से ग्रोस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना। डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर कितना पैसा कमाया, नेशनल के अंदर बाहर देश से भी कितना पैसा कमाया। ग्रोस से नेट पे जाना है, एनएफआई ऐड कर देंगे। नेट से ग्रोस पे आना है, एनएफआई माइनस कर देंगे। ठीक है, एक होता है हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पे जाना है, एनआईटी ऐड कर देंगे। मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, एनआईटी माइनस कर। ये आपके तरीके हैं 3, इससे आपके जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर न्यूमेरिकल वो भी सॉल्व हो जाएंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, हमने बाहर देश से कितना पैसा कमाया, तो इसका मतलब होता है इनकम अर्नड, जो आपने बाहर से पैसा कमाया उसको कमाने के लिए आप कुछ पैसा लगाते भी तो, ऐसे ही थोड़ा आपके पास क्लाइंट्स या फिर आप वहां पे अपनी इनकम कमा सकते हैं। तो उस कमाने के लिए जो आपने पैसा लगाया उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इनकम अर्नड बाय लोन विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। तो एनएफआई उसको बोलते हैं आप फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, और जो आपने कमाया उसको आप बोलते हैं फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फीफा में से फीटा माइनस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आपका आ जाएगा। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, ये एग्रीगेट्स आप पढ़ लो, इनके फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लो, टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस। नेक्स्ट, एक होती है हमारी प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम का मतलब होता है इनकम जो हम प्राइवेट सेक्टर से कमाते हैं, कोई भी सोर्स से, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्राइवेट इनकम बोलते हैं। पर्सनल इनकम बोलती है जो हम इनकम इंडिविजुअल्स कमाते हैं, या फिर इसके अंदर ट्रांसफर इनकम्स भी इंक्लूड होते हैं, यानी हमने किसी को सर्विस ही नहीं दी, उसके हमें पैसे मिल गए। एक होता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जब आप टैक्स माइनस कर देते हो ना, अपना जितना भी आपने कमाया उसके अंदर से आप टैक्स माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। एक होती है आपकी रियल एंड एक होती है आपकी नॉमिनल नेशनल इनकम। रियल इनकम, अगर आपको रियल नेशनल इनकम के ऊपर जाना है तो आप नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू में 100 कर देंगे। कोई 2 चीजें आपको गिवन रहेगी, तीसरी चीज आपको निकालनी है, प्लस माइनस डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको निकाल। उसके बाद आता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हाउस होल्ड फर्म्स को सर्विस देते हैं, उसके बदले उनको पैसे मिल जाते हैं, उसके बदले उनसे गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड कर लेते हैं, उनके बदले उसको गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते हैं। ये होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है? आप ट्रांसफर पेमेंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, वो आपको इंक्लूड कभी भी नहीं करना। आप इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, वो भी आपको इंक्लूड नहीं करना है। आप जीडीपी को एक वेलफेयर इंडिकेटर मान लेते हो, नहीं। अगर आपके देश में पैसा ही पैसा है ना, इसका मतलब ये नहीं आपका देश अच्छा है। क्या पता आपके देश के बच्चों की हेल्थ ही अच्छी ना हो, एजुकेशन अच्छी ना हो, पैसा तो आ गया, आपने पूरे देश का सामान बाहर देश में बेच दिया, पैसा तो आपके पास आ गया, जीडीपी तो बढ़े, देश का स्टेटस बिल्कुल पुअर हुआ पड़ा है। हॉस्पिटल्स के अंदर चूहे मरे पड़े हैं, लोग वहां पे सो रहे हैं, लोग रोड पे सो रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में सो रहे हैं, हेल्थ केयर फैक्टर बिल्कुल खराब हुआ पड़ा है, स्कूल की छत टूट जाती है, तो पैसा तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, तो जीडीपी एक वेलफेयर एग्रीगेट नहीं होता, एक वेलफेयर इंडिकेटर नहीं होता। ये क्वेश्चन से आपके जो एग्जाम्स में पक्का आएंगे, इन 10-15 क्वेश्चंस के अंदर से आपके 2 या 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के आएंगे 110%, आप इसको लिख लेना।
अगर किसी भी बच्चे को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, वो आप स्क्रीनशॉट ले लो, सीधा आपको राइज एकेडमी के चैनल पे लेके जाएगा। वहां पे डिटेल्ड सारे पीडीएफ, सारे चैप्टर्स, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, सबके पीडीएफ आपको गिवन है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।